हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करते जा रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज जो है उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और हमारे पास कुछ क्या है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इनका जो हमारे पास पीडीएफ होगा, इनका सॉल्यूशन होगा, वो मैं आपको 1 to 2 डेज प्रोवाइड कर दूंगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, विच फेनोमेना डिस्क्राइब अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम टू एन एडिशन ऑफ एन आयन ऑलरेडी इन्वॉल्व इन एन इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका हमारे पास यह मतलब हुआ कि हमें कहा जा रहा है कि हम क्या करें, ऐड करते हैं किसी भी आयन को। अब ऑफ कोर्स ये जो आयन हम ऐड कर रहे हैं, ये क्या हुआ होगा, किसी भी कंपाउंड का आयन होगा। बेसिकली वो कंपाउंड क्या हुआ होगा, डिसोसिएट हुआ होगा अपने आयंस के अंदर। अब उसी कंपाउंड के जो हमारे पास आयंस हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी और कंपाउंड के अंदर। बट वो जो कंपाउंड के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, जो आयंस है हमारे पास, वो क्या है, सिमिलर आयंस है। जैसे हमारे पास बेसिकली ऊपर हमारे पास एक हमने टॉपिक पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, जो हमारे पास ये रहा। इसके अंदर हमने क्या किया था, किसी भी कंपाउंड के अंदर पहले हमने क्या किया, कंपाउंड को एक्वस के अंदर लेके आया तो हमारे पास आयंस मिले कुछ। अब किसी और कंपाउंड को हमने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने डिसोसिएट किया अपने आयंस के अंदर, तो हमारे पास क्या हुआ, एक कॉमन आयन मिला। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। हमारे पास क्या मिला, कॉमन आयन मिला, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन कॉमन आयन होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक ली चटलियर प्रिंसिपल लगेगा, और जो फ्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास HF बनाएगा। तो ये जो सारा टॉपिक हमने किसके अंदर कवर किया था, ये हमने कवर किया था कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो सवाल हमारे पास क्या था, ये रहा सवाल, और ये रहा। हमें क्या कहा था, हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट किया। ली चेटलियर के मुताबिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ऑफ कोर्स कैसे हुआ, एडिशन की हमने आयंस की, बट वो आयंस जो थे वो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे इक्विलिब्रियम के अंदर, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर वो आयंस पहले से थे। हमने अभी किसी और कंपाउंड को डिसोसिएट किया, उसके अंदर सिमिलर आयन था, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट साइड के ऊपर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और हमारे पास क्या हुआ कि रिएक्टेंट ज्यादा बना, और एक इफेक्ट हुआ जिसे हमने नाम दिया था कॉमन आयन इफेक्ट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट MCQs number 2. What property is used to distinguish between strong and weak acid? देखें, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एसिड्स हैं, हमारे पास बेसिस हैं, बट वी डोंट नो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो ताल्लुक है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है प्रोटॉन के डोनेट होने से, प्रोटॉन के एक्सेप्ट होने से, वो भी हाउ फास्ट। क्या हाउ फास्ट? इसका मतलब है कि कितना जल्दी प्रोटॉन बेस एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एसिड डोनेट करेगा। एसिड बेसिकली डोनेट करता है प्रोटॉन को, तो हाउ फास्ट एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, तो ये डिस्क्राइब करता है उसकी स्ट्रॉन्ग होने को। और हाउ स्लो एसिड डोनेट प्रोटॉन, ये डिस्क्राइब करता है उसके वीक एसिड को। वीक एसिड को बेसिकली डिस्क्राइब करता है। अब एसिड जैसे ही प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, मतलब वो क्या होगा, आयोनाइज होगा। तो इससे क्या पता चला भाई, इससे ये पता चला कि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है एसिड के स्ट्रॉन्ग होने और एसिड के वीक होने के ऊपर। ठीक है, जितनी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, उतना मतलब एसिड जो है वो ज्यादा टूटेगा आयंस के अंदर। मतलब एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि एसिड क्या कर रहा है, हमारे पास प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। जैसे लेट सपोज हमारे पास HCl है, तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये कैसे हमारे पास ब्रेक डाउन होगा, नीचे आप लिख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है H+ और Cl-। हाउ रैपिडली इट आयोनाइज, जिसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पास वीक एसिड है। तो HCl जो है वो फास्ट डिसोसिएट होता है, तो इसका मतलब है कि HCl जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3. Which factor is considered when distinguishing between strong base and strong weak and base? सेम बात हुई भाई, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हमारे पास, कि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन वही बताती है कि कितना जल्दी या कितना हमारे पास देर से कोई कंपाउंड जो है वो आयोनाइज हो जाता है। सिमिलर,
और नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है जो है विच डिफाइंस बफर सॉल्यूशन। देखिए, हाई कंसंट्रेशन आइंस गलत, हमारे पास सी ऑप्शन लो पीएच गलत, हमारे पास बी और डी ऑप्शन एब्सेंस ऑफ आयन गलत। तो इट मीन हमारे पास जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी होगा। क्या होगा हमारे पास सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कैसे? देखें, प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और वीक बेस और इट्स कॉन्जुगेट एसिड। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि हमारे पास जो वीक बेस एसिड होता है या वीक बेस होता है, वो तो सही है। अब वीक एसिड अगर है हमारे पास, तो हमारे पास साथ में क्या होना चाहिए? उसी वीक एसिड का साल्ट होना चाहिए, बट उसके जो बेस हो वो स्ट्रॉन्ग हो, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया गया हो। मैंने यही कहा था ना आपके पास कि CH3 हम ले और प्लस COOH ले, उसके बाद हमारे पास जो साल्ट होगा वो इसी का ही होगा, एसिडिक एसिड का ही साल्ट होगा। मतलब मगर उसके अंदर जो बेस यूज की गई होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, जैसे हमारे पास आया था उसका CH3COONA। अब Na आया था NaOH में से, स्ट्रॉन्ग बेस में से, सही। और CH3COO हमारे पास आया था माइनस का, जिसके ऊपर चार्ज होता है वो एसिडिक एसिड में से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे तो कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ कि हमारे पास वीक एसिड हो और उसका साल्ट हो विद स्ट्रॉन्ग बेस। ना ही यही लिखा हुआ है कि हमारे पास वीक बेस हो और उसका साल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे तो समझे। देखें, आप ये भी कर सकते हैं कि वीक एसिड हो और उसका साल्ट हो विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वीक एसिड है और उसका ये साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो। देखें, हमारे पास एसिडिक एसिड का क्या फॉर्मूला था? CH3COOH, ये फॉर्मूला था ना एसिडिक एसिड का। अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास रिजल्ट के अंदर CH3COO माइनस प्लस H आएगा प्लस, सही। ये हमारे पास रिएक्शन हुआ। हमारे पास बेसिकली हमने क्या किया? डिसोसिएट किया इसको इसके आयंस के अंदर, डिसोसिएट किया सिंपल। अब आप देखें, एक ये आयन बना हमारे पास CH3COO, एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन बना। अब अगेन जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, प्लस करवाएंगे, तो CH3COO क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब CH3COO आयन जो है वो एज अ बेस ट्रीट कर रहा है। मगर ये आया कहाँ से? CH3COO ये आया तो हमारे पास एसिड के डिसोसिएट होने से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एसिड है CH3COO, इसी का जो हमारे पास बेस है कॉन्जुगेट, वो है CH3COO आयन। मतलब एसिडिक एसिड का हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो है एसीटेट आयन। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? जनरलाइज करें कि वीक एसिड के लिए उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए प्रेजेंस के अंदर, तो बफर सॉल्यूशन डिफाइन हो सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5 और एमसीक्यू नंबर 5। हाउ कैन अ बफर सॉल्यूशन बी मेड? बफर सॉल्यूशन को कैसे हम मेड कर सकते हैं? हमारे पास मिक्सिंग गलत है, दोनों एसिड्स को और बेस को मिक्स नहीं कर सकते। डाइल्यूशन ये भी गलत हो गया। एडिशन ऑफ वाटर टू स्ट्रॉन्ग बेस ये भी गलत हुआ। सिंपल मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। समझ गया ना? कॉन्जुगेट बेस हमारे पास, जैसे मैंने एसिड का एग्जांपल लिया था CH3COO, और उसका जो हमारे पास आयन बना था ये बेसिकली रिएक्ट करेगा बेस के साथ, सही है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो हमारे पास बेसिकली लास्ट के अंदर से क्या बचेगा, बनेगा हमारे पास Na आ जाएगा यहाँ के, यहाँ पर हमारे पास ऐसे, सिंपल। तो हमारे पास जो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नाउ सो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 आता है। व्हाट रोल डज बाइकार्बोनेट आयन प्लेस इन कंट्रोलिंग पीएच इन ब्लड? अब ब्लड के अंदर जो पीएच होता है वो कौन मेंटेन करता है भाई? ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही होगा, बफरिंग अगेंस्ट चेंज इन पीएच। क्या बफरिंग होती है? बफर काम करता है, पीएच को चेंज होने नहीं देता। बाकी ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रलाइजिंग, कैटालाइजिंग, सी एंड डी एनहांसिंग, ऑल आर द रॉन्ग आंसर्स। और हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है वो आता है हाउ इज द कंसंट्रेशन हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैलिडली सोल्युबल साल्ट कैलकुलेटेड? मैंने क्या कहा था? सैलिडली सोल्युबल साल्ट के जो हमारे पास आयंस की जो
स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट जो हमारे पास आइंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। यस, तो हमारे पास जो आंसर सही हो सकता है होता है यूजिंग द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यही आंसर सही होगा। बाकी कंडक्टिविटी गलत होगा, मेजरिंग डेंसिटी गलत, टाइट्रेशन भी गलत होगा, क्योंकि KSP की मदद से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन को। ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं टॉपिक्स के अंदर, डिटेल के अंदर। अब चलिए रीड करते हैं। Which term is used to describe the strength of an acid in terms of its ionization in water? अब क्या मतलब हुआ इस हमारे पास MCQs का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिड की जो स्ट्रेंथ है जब हम वाटर के अंदर उसे डिसॉल्व करते हैं और वो आयोनाइज होता है, तो कौन सी चीज होती है हमारे पास वो डिस्क्राइब करती है एसिड की स्ट्रेंथ। तो हमने पढ़ा था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो हमें बताता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, इसे हम कहते हैं Ka। इसकी मदद से हमने एक और टर्म डिस्क्राइब किया था, इसे हम कहते हैं KPa, ये भी डिस्क्राइब किया था हमने। सो हमारे पास नेक्स्ट MCQ आता है, which type of solvent would favor the partitioning of a polar solvent? सो हमारे पास ये जो टॉपिक है इसको मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया। इसका जो लेक्चर है मैं इस वीडियो के बाद में बना के रख दूंगा या अपलोड कर दूंगा, या इस वीडियो से पहले ही अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, परेशान नहीं होगा। ये भी लेक्चर का जो PDF है मैं जो लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद ही, या इस लेक्चर से पहले ही। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि एक प्रोसेस है, पार्टीशन लॉ है एक, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि जब हम पोलर सोल्यूट लेते हैं तो उसको हमेशा जो फेवर करता है वो पोलर सॉल्वेंट ही होता है। ऐसा आप तुक्का भी लगा सकते हैं पोलर पोलर के साथ। लास्ट MCQs, व्हाट इज द पार्टीशन कोफिशिएंट डिफाइन एज? इसका जो आंसर है हमारे पास ये है ए ऑप्शन। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो MCQs रहता है ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। रेशियो ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन वन सॉल्वेंट टू द अदर, इसका आपके पास ये रहा आंसर। बेसिकली ये होता है इसका हमारे पास, ये देखें, इन वन सॉल्वेंट डिवाइड बाय अनदर सॉल्वेंट, ये बेसिकली ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करती है। ये जो एक्स है ये शो कर रहा है सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसी एक सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट के अंदर डिवाइड बाय दूसरे सॉल्वेंट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या था KPC। इसी को ही हम कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सो ये था आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।